इतना कठिन जिंदगी उन्होंने जिया है, उसका जिक्र किया। ओटावा में पूरे संसार के संसद के अध्यक्षों की सभा हुई थी, उस सभा में क्या तय हुआ था उसका जिक्र किया, तब स्वीकार किया था। लेकिन यह दुर्भाग्य रही कि उस समय के जो राज्यसभा के महासचिव थे अग्निहोत्री जी, उन्होंने यह लिख दिया कि बेहतर होगा कि यह प्रस्ताव लोकसभा में विचार किया जाए। तो यह एक गलत तरीका था और संसद के इतिहास में ये सब बातें एक सबूत बनेंगी कि जो संसद थी वह जनता के हितों और उनकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व तो नहीं करती। तो ये तो संसदीय प्रक्रिया की बात हुई जहाँ पे आप गए और इस तरह के परिणाम आपको देखने को मिले, तो जाहिर है एक निराशा तो होगी संसदीय प्रक्रिया से। जी हाँ, उस वक्त के लिए। उसके बाद आप इस विचार को लेकर उसके बाद आपने क्या किया, कहाँ मतलब जाकर आप इस बात को रख रहे हैं, किन लोगों के बीच रख रहे हैं? हमारे जो बहुत सारे समर्थक पैदा हो गए थे इस बात के, तो उन लोगों ने कहा कि सब जब बड़ी पार्टियां नहीं मान रही हैं तो हमको पार्टी बनानी चाहिए। हमने कहा भाई नई पार्टी बनाना और उसे बड़ी पार्टी बनाना, उसके एमपी जिताना, एमएलए जिताना, मुख्यमंत्री जिताना, उसका प्रधानमंत्री बनाना लंबा काम है। तब तक आर्थिक तंगी से करोड़ों लोग मर जाएंगे। इतना हम कैसे बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं। तो वैसे ही बात कर रहे हैं कि कोई रोगी गया हॉस्पिटल में, अब उसको ग्लूकोज न लगा के आप उसका इन्वेस्टिगेशन बता रहे हैं कि साहब बंबई से रिपोर्ट आएगी 1 महीना लगेगा। तो 1 महीने में जब तक रिपोर्ट आएगी वो तो मर जाएगा। हम कह रहे थे ग्लूकोज लगा दो, एक बार उसकी नाड़ी तो ना चिपके ना, ग्लूकोज थोड़ा लगा दो, बेचारा जिंदा रहे। करोड़ों लोगों की जिंदगी फांसी लट गई है, आर्थिक तंगी की फांसी पर लटके हैं लोग। लेकिन अब हमारे समर्थक कहे कि सर जिन लोगों को फांसी पर से उतारना है वो तैयार नहीं है, तो हम क्या करेंगे? आखिर कम से कम एक राजनीतिक पार्टी का पेड़ लगा दिए, धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा। और जो काम आप दूसरी पार्टियों से कर रहे हैं उसको समझाने बुझाने का वो करते रहिए। तो इसके बाद फिर एक पार्टी बनाया गया, उसका नाम रखा गया वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल। वोटर्स पार्टी तो इसलिए कि वोटरों के अधिकार, खास करके वोटरों के आर्थिक अधिकार कि अभी लोकतंत्र में, संविधान में, कानूनों में कोई चर्चा ही नहीं है। मैं आपके परिवार का मेंबर हूं, आपके परिवार का मुखिया चुनने में मेरा अधिकार है, लेकिन हम जिए चाहे मरें आपकी संपत्ति में, इनकम में मेरा कोई शेयर नहीं है। ये गजब की नागरिकता। इस विचार को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं लोग। अब जब पार्टी बनी तो पार्टी के कार्यक्रम शुरू हुए और वो पार्टी काफी तेजी से उसका विस्तार शुरू हुआ। खास करके हम लोगों ने ये पहले तय किया था कि केवल पार्टियों के प्रेसिडेंट के चुनाव क्षेत्रों में ही हम काम करेंगे, जैसे सोनिया जी के क्षेत्र में, राहुल जी के क्षेत्र में, मुलायम सिंह जी के क्षेत्र में, क्योंकि पार्टियों के प्रेसिडेंट ही तो हमारे खिलाफ थे, पार्टी का सांसद तो कोई खिलाफ था ही नहीं। तो जब यह हुआ तो उत्तर प्रदेश में जब हमारे लोग गए तो अमेठी, रायबरेली में तो काम किया, कोई तकलीफ नहीं आई। लेकिन जब कन्नौज में गए वहां और हमने अपने प्रत्याशी को उतारा तो उसका अपहरण हो गया। हमारे सारे लोगों को किडनैप करा लिया गया। वहां के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे उस समय। अपहरण हो गया और हमने इसकी कल्पना नहीं की थी। मैं एक सीधा सरल आदमी, मैं प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं, मेरे पास अपराधी नहीं, मेरे पास बंदूक नहीं, मेरे पास पिस्तौल नहीं, मैं तो इन चीजों को जानता ही नहीं था। अब वो नई परिस्थिति आ गई मेरे सामने कि अब मैं अपना मिशन का काम करूं कि अब इनके अपराधियों से लड़ूं। मुझे लड़ना पड़ा। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में बहस किया, हाई कोर्ट में केस की, ह्यूमन राइट कमीशन में केस किया, केंद्रीय गृह मंत्रालय में केस किया। मैंने कहा कि मैं आत्मसमर्पण नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास बीबी नहीं, मेरे बच्चे नहीं, घर नहीं, द्वार नहीं, बैंक अकाउंट नहीं। अगर मैं राजनीति के अपराध के सामने समर्पण कर दूंगा तो लड़ेगा कौन? ये तो राजनीतिक लड़ाई की बात हो गई। विचार जो वोटरशिप स्कीम की बात आप करते हैं, तो एक लंबी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, संसद तक गए, संसद में भी सारी चीजें हुई। अब उस विचार को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? जो लोग थोड़ा सा संपन्न हैं, उनकी जिंदगी ठीक चल रही है, कहीं प्राइवेट बढ़िया नौकरी मिल गई है या सरकारी नौकरी मिल गई है, वो तो इस पर तर्क वितर्क ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि उसके पीछे उनका निजी अर्थशास्त्र है कि अगर मान लो कि 5-6 हजार रुपया, जैसा कि हम कहते हैं कि औसत आमदनी का आधी रकम 5,896 रुपये, अब ये 5,896 रुपये किसी को मिल जाए तो उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। 40,000 रुपये रहे, 5,000 मिल जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनके पास 2,000 महीने की इनकम नहीं है और पूरे परिवार की नहीं है, उसमें एक आदमी, एक वोटर को अगर 6,000 रुपये मिल जाए, 5,800 रुपये मिल जाए, तो उनकी जिंदगी में तो क्रांति है।
वो जो लोग हैं एक लोअर मिडिल क्लास, जिनको हमने एक नया नाम दिया है अब, पीएल सोसाइटी, पॉवर्टी लाइन सोसाइटी। अभी तक ओबीसी एससी एसटी होते थे, तो उससे बात बन नहीं रही है। ओबीसी कह देने से, एससी एसटी कह देने से हम वो टारगेट लक्ष्य तक नहीं कोई बात कर पा रहे हैं। ये शब्द की ताकत कम है। हमने एक नया पॉवर्टी लाइन सोसाइटी। अब तक कितने लोगों तक पहुंचे हैं आप? देखिए, अभी तक कितने जिलों में, कितने राज्यों में, कितने लोगों तक पहुंचे हैं? उत्तर प्रदेश में आपराधिक वारदात होने के नाते हमारा उत्तर प्रदेश में जाना मुश्किल हो गया। हमारे ऊपर जानलेवा हमले शुरू हो गए। अब जब मैं ही नहीं जाने लगा, रोक दिया गया, तो हमारे काम भी धीमा पड़ गया। लेकिन इसका यह परिणाम हुआ कि नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, वहां काम फैल गया। अब तक लगभग 12 लाख हमारे ऑफिशियल लोग मेंबर हो गए हैं और लगभग 2 करोड़ तक के समर्थक हैं इस आइडिया में। जो ऑफिशियल मेंबर नहीं है वो मतलब किसी और वे में अप्रत्यक्ष रूप में समर्थन है। इतने ज्यादा समर्थक हैं, इतने ज्यादा लोग इस विचार से प्रभावित है, बावजूद इसके नेशनल लेवल पर इस तरह की बहस कोई सुनने को मिलती नहीं है। मीडिया का सवाल है। मीडिया में जो हमारा ढांचा है, अभी तक हम अर्थव्यवस्था का जिक्र कर रहे थे, मीडिया भी जनाकांक्षाओं से अलग हो गई है। उनकी मजबूरी भी है। वो इतना पैसा मीडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कहते हैं भाई जहां से पैसा आएगा उसके दुख को हम दुख मानेंगे। मतलब आपको मीडिया से ये शिकायत है कि नहीं, मीडिया से शिकायत नहीं है, मीडिया के प्रति सहानुभूति है। इतनी गरीब है मीडिया, इतनी गरीब है कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। वो दिन को रात कह सकती है, रात को दिन कह सकती है, वो रावण को राम बना सकती है अगर पैसा मिल जाए। गांधी जी, एक अंतिम सवाल आज के लिए। आप जो वोटरशिप स्कीम की बात करते हैं, करीब 6,000 रुपये आप बोल रहे हैं कि सबको मिलना चाहिए जी। तो इसके लिए बजट में पैसा कहाँ से आएगा? किस तरह से इसका प्रावधान होगा? मान लीजिए अगर सरकार इस पर अगर कल को अगर विचार करती है, तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, यह मुख्य प्रश्न है और बल्कि सबसे बड़ा प्रश्न है कि पैसा कहाँ से आएगा। मैं एक बात कहता हूँ कि सरकार ही ये कहती है कि भारत में एक वोटर की औसत आमदनी लगभग 12,000 रुपये है। ये 2016 की रिपोर्ट में वोटर की आमदनी जब 12,000 है, तो हम ये कहते हैं कि कुल देश में औसतन 12,000 रुपये एक आदमी के हिस्से पैदा हो रहा। इसमें यह बताइए कि मशीन का कितना है? मेरी गणित से 95% मशीन का है। 12,000 का अगर 95% आप करेंगे तो ये चले जाएगा लगभग 10,000 के ऊपर। हमने कहा 10,000 मत दो, वो गणित बाद में लगा लेना। पहले 50% जैसे रोगी आया है हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में ग्लूकोज तो लगाओ, 50% दो। मशीन का मेहनत 50% माना जाए और वो 5,896 रुपया ये 2016 की कीमतों पर उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। और अब आप कहेंगे पैसा कहां से आएगा? पैसा देश में है तभी तो आप कह रहे हैं कि 12,000 रुपया शेयर आ रहा। अब वोटर के पास नहीं है। मशीन जिनके पास जितनी ज्यादा है, उनके पास ज्यादा पैसा, उनके पास मशीन ने पैसा फेंक दिया है। 1,000 लोगों का काम ट्रैक्टर अकेले करता है। एक लैपटॉप की एक्सेल सीट में 1,000 क्लर्क का काम, जो डाटा मैनेजमेंट का काम था, एक कंप्यूटर वाला अकेले कर रहा है। तो 999 आदमी की सैलरी एक आदमी ने मशीन मालिक के पास फेंक दिया। ये मशीनें पानी के टुल्लू पंप की तरह काम कर रही हैं। गरीबों और मध्य वर्ग से यहां से पानी उठाती हैं, पैसे का पानी, और अमीरों के यहां फेंक रही हैं। तो अमीरों के यहां पैसा है, संपन्न लोगों के यहां पैसा है, वो पैसा उनका नहीं है, वो मशीन की मेहनत का है। जब आपने मुझे बेरोजगार बनाया, अब आपके पास पैसा गया, तो आपके पैसा वास्तव मेरा था, लेकिन इस पर चूंकि देश में बहस नहीं हुई, इसलिए वो पैसा आप मान के रखे हुए हैं। सरकार को हम ये कह रहे हैं कि जब 12,000 रुपया एक आदमी का हिस्सा है, तो संपन्न लोगों पर प्रत्यक्ष कर लगाएं, डायरेक्ट टैक्स लगाएं, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाएं कि आप बिक्री कर बढ़ा दें, एक्साइज टैक्स बढ़ा दें, तो इससे तो महंगाई बढ़ जाएगी। जी। हम चाहते हैं कि ऐसा टैक्स लगाया जाए कि महंगाई ना बढ़े, लेकिन पैसे का इंतजाम हो जाए।
इसके लिए आपको कराधान बढ़ाना पड़ेगा, संपन्न लोगों पर टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, वहां से पैसा लेकर के देश के वोटरों के बैंक अकाउंट में डालना पड़ेगा, तो वोटरशिप लागू होगी। यह व्यवहारिक है, संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी हमसे साझा करने के लिए। भरत गांधी जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी। वोटरशिप स्कीम को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी आपत्तियां हैं, बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारी सच्चाइयां भी हैं। इस पर हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी। नमस्कार।